नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत और स्वागत है आप सभी का आरकेजे सिविल पाठशाला यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस हम करने वाले हैं। सबसे पहले चलते हैं एडिटोरियल वाले हिस्से की तरफ और देख लेते हैं पहले आर्टिकल को, जो कि बात करता है हमारे 2025 के बजट और न्यूट्रिशन, मतलब 2025 का बजट और पोषण को कैसे करके हम हैंडल कर पाएंगे, इनके बीच क्या रिलेशन है, इसके ऊपर यहाँ हम चर्चा करने वाले हैं। 2025 के बजट की बात करें तो राइटर का कहना है हेल्थ के ऊपर इसमें ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया है, मतलब सरकार ज़्यादा पैसा खर्चा नहीं करी है, लेकिन न्यूट्रिशंस को सरकार प्राथमिकता दे रही है। सरकार ने दो प्रमुख योजनाओं, जिनका नाम है सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के लिए रुपए पैसों में बढ़ोतरी करी या फिर अधिक बजट का आवंटन किया है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सक्षम आंगनवाड़ी कार्यक्रम, पोषण 2.0 कार्यक्रम क्या भारत की न्यूट्रिशन समस्या को पूरी तरह से हल कर पाएंगी? क्वेश्चन यहाँ पर ये उठता है। भारत में न्यूट्रिशन की समस्या केवल फूड इनसिक्योरिटी तक सीमित नहीं है। फूड सिक्योरिटी का उल्टा होता है फूड इनसिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी हम किसको बोलेंगे? फूड सिक्योरिटी का मतलब ये है भारत के प्रत्येक नागरिक को खाना अवेलेबल होना चाहिए, सस्ते रेट पर, एकदम सुलभ हो, आसान हो, कम रेट में अवेलेबल हो और अच्छी क्वालिटी का अवेलेबल हो, तब जाकर के हम फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ नहीं मिल पा रही है तो फूड इनसिक्योरिटी पैदा हो जाती है। न्यूट्रिशंस की यदि हम बात करें, पोषण का क्या महत्व है? पोषण सीधे सीधे फूड सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है, साथ ही साथ ये कल्चर, कास्ट और जेंडर रिलेशन से भी प्रभावित होता है। ज़्यादातर सरकार जो पॉलिसी बना रही है ये वुमेन्स और चिल्ड्रन बेस्ड हैं। इनमें जो माल न्यूट्रिशन हो रहा है उसके ऊपर केंद्रित रहती हैं, जबकि सरकार पुरुष, लड़के, वरिष्ठ नागरिक मतलब सीनियर सिटीजन, इसके अलावा जो रिप्रोडक्टिव एज रहती है इनको बाहर कर देती है अपनी स्कीम से। इसके अलावा सरकार ज़्यादातर डायबिटीज़, हाइपरटेंशन और अन्य जो लाइफस्टाइल से इंड्यूस्ड नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ हैं इनको नज़रअंदाज कर देती है, जबकि ये भी कुपोषण का ही एक रूप माने जाते हैं। कुपोषण, जिसको माल न्यूट्रिशन बोलते हैं, इसके दो प्रमुख कारण कौन कौन से हैं? पहले नंबर में आ जाता है फूड डिफिशियंसी, मतलब एक टाइम का अच्छे से खा पा रहे हैं, दूसरे टाइम में सब्जी नहीं खा पा रहे हैं। फूड डिफिशियंसी, जिससे शरीर को ज़रूरी पोषक तत्व नहीं मिल रहे हैं। दूसरा होता है न्यूट्रिशनली डेफिशिएंट, मतलब कई लोग पोषण विहीन भोजन खा रहे हैं, जैसे चीनी और फैट वाले प्रोसेस्ड फूड, जिससे ओबेसिटी और अन्य बीमारियां बढ़ रही हैं। मतलब हम ये कह सकते हैं या तो किसी व्यक्ति को खाने ही नहीं मिल रहा है और एक को इतना ज़्यादा मिल रहा है कि वो कुछ भी खा ले रहा है और इससे मोटापा बढ़ते जा रहा है। भारत में कुपोषण की क्या स्थिति है, माल न्यूट्रिशन की क्या स्थिति है? देखिए, 36% बच्चे जिनकी उम्र 5 साल से कम है वो स्टंटेड हैं, मतलब शरीर उम्र के हिसाब से उनकी हाइट नहीं बढ़ पाई है, ठिगनापन आ गया है। 11% बच्चे जिनकी उम्र 6 से 23 महीने की है, ये इतने लोग ही पर्याप्त पोषण प्राप्त कर पा रहे हैं। और 15 से 49 आयु वर्ग की 57% महिलाएं ऐसी हैं जो कि एनीमिक हैं, मतलब एनीमिया की बीमारी, खून की कमी, रक्ताल्पता जिसको हिंदी में बोला जाता है डिटेल में। इसके अलावा डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन के मामले तेज़ी के साथ में बढ़ रहे हैं। 14% मधुमेह के लिए दवाई ले रहे हैं, मतलब 14% लोग हमारे इंडियंस के ऐसे हैं जो कि डायबिटीज़ की दवाई ले रहे हैं, 100 में हर 14 लोग। 24% महिलाएं और 23% पुरुष ओवरवेट या फिर ओबेस का शिकार हैं। आज के समय में आप देखेंगे पेट निकलते जा रहा है, छाती अंदर घुसते जा रही है। ये चीज़ हमको ज़्यादा देखने को मिल रही है क्योंकि लाइफस्टाइल हमारी पूरी तरह से चेंज हो गई है। अब हम बात कर लेते हैं, सरकार ने पोषण 2.0 और सक्षम आंगनवाड़ी कार्यक्रम में पैसे की फंडिंग को बढ़ा दी है।
पोषण 2.0 और सक्षम आंगनवाड़ी मुख्य रूप से टेक होम राशन, सप्लीमेंट्री फूड्स, आयरन, फॉलिक एसिड जैसी सुविधाएं दे रही है। मतलब आंगनवाड़ी के माध्यम से सरकार सप्लीमेंट्री फूड सप्लाई करती है गांव के बच्चों के लिए, महिलाओं को फॉलिक एसिड टैबलेट देती है। इसके अलावा सरकार ने एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स मतलब पिछड़े ज़िले और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट पर विशेष ध्यान दिया है। लेकिन इन योजनाओं में एक समस्या है, ये मानती हैं कि माल न्यूट्रिशन सिर्फ कुछ इलाके और कुछ लोगों में ही होता है, बाकी लोगों में नहीं होता। इसके लिए हमें कम्प्रहेंसिव न्यूट्रिशन एजेंडा लाने की ज़रूरत है। हमें एक संपूर्ण पोषण नीति, जिसको बोलते हैं कम्प्रहेंसिव न्यूट्रिशन एजेंडा की ज़रूरत है, जो ये एक्सेप्ट करेगा कि न्यूट्रिशन एक पब्लिक हेल्थ इशू है जो पूरे समाज को, सब लोगों को प्रभावित करता है। ऐसा नहीं है कि महिलाएं ही बस प्रभावित हो रही हैं, बाकी समुदाय प्रभावित नहीं हो रहा है। हम जो काम करना चाहते हैं, हम जो चीज़ लागू करना चाहते हैं, उसमें 3 प्रमुख घटक होने चाहिए। जैसे कि लड़की को क्या ज़रूरत है, लड़के को क्या ज़रूरत है, वृद्ध लोगों को क्या ज़रूरत है, ऐसी महिलाएं जिनकी अभी शादी नहीं हुई है उनको किस प्रकार से न्यूट्रिशन हमें देना चाहिए। इसके अलावा लोकल फूड सिस्टम के ऊपर आप ज़्यादा फोकस करिए। आपके एरिया में जिस चीज़ की खेती बाड़ी ज़्यादा होती है, जो सब्ज़ी ज़्यादा उगाई जाती है, उसका आप सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करिए। इसके अलावा लोकल इंस्टीट्यूशंस को न्यूट्रिशन सेवाएं उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी देना पड़ेगा। अब सरकार ने बहुत सारे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खोल के रखी है। भारत में अभी तक न्यूट्रिशन से संबंधित सेवाएं सिर्फ कहाँ तक दे रहे हैं हम? प्रेग्नेंट वूमन को दे रहे हैं, स्तनपान कराने वाली महिलाओं को दे रहे हैं, जिसको लैक्टेटिंग मदर बोलते हैं, और छोटे बच्चों के लिए अवेलेबल है। मिड डे मील और आंगनवाड़ी सर्विसेज इसी श्रेणी में आती हैं। मतलब मिड डे मील किनको दिया जा रहा है? पहली से लेकर के 8वीं तक के बच्चे, पहली से लेकर के 6वीं तक के बच्चों को स्कूल में ही भरपेट खाना दिया जा रहा है, गर्मा गर्म। लेकिन अब ज़रूरत है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स को न्यूट्रिशन सेवाओं में हम शामिल करें। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को हम कैसे मजबूत कर सकते हैं? तो देखिए, इनकी संख्या बढ़ाना पड़ेगा, खास करके शहरों में ज़्यादा हमको खोलना पड़ेगा। इसके साथ ही साथ हर सेंटर में न्यूट्रिशन सर्विसेज को प्राथमिकता देना है। स्थानीय लेवल पर न्यूट्रिशन रिच लो कॉस्ट फूड पर भी जोर दिया जाए। डेडिकेटेड स्टाफ को न्यूट्रिशन सर्विसेज के लिए हमें नियुक्त करना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं कि न्यूट्रिशन एजेंडा की सफलता जो है कौन कौन से कारक पर निर्भर करती है। न्यूट्रिशन एजेंडा हमारा कैसे करके सफल हो पाएगा? पहले नंबर की बात यह है, जो लोकल जाने पहचानी हस्तियां रहती हैं ना, वो लोग आगे आएँ और लोगों को जागरूक करें। जैसे स्मॉल पॉक्स वैक्सीनेशन को अपनाने में विभिन्न देशों में अंतर था। जिन देशों में स्थानीय प्रभावशाली लोग इसको समर्थन दे रहे थे, वहाँ ये तेज़ी से लागू हुआ। दूसरी नंबर, स्थानीय खाद्य संस्कृति, लोकल कुजीन को पोषण से जोड़ करके आप देखिए। मिडिल क्लास को फाइबर पुअर और शुगर रिच पैक्ड फूड छोड़ करके लोकल न्यूट्रिएंट डेंस फूड अपनाने की ज़रूरत है। वे फॉरवर्ड में हम बोल सकते हैं कि भारत एक तेज़ी से बदलता हुआ समाज है। हमें हेल्थ को केवल बीमारी की अनुपस्थिति, अब्सेंस ऑफ इलनेस की तरह नहीं देखना है, बल्कि वेल बीइंग मतलब संपूर्ण कल्याण की तरह देखना है। इसलिए एक स्थानीय स्तर पर स्वामित्व वाली समग्र पोषण नीति की हमें ज़रूरत है। लोकली आउंड कम्प्रहेंसिव न्यूट्रिशन एजेंडा की हमें ज़रूरत है, जो प्राइमरी हेल्थ सिस्टम के माध्यम से हर वर्ग तक पहुँचेगा। इस प्रकार से कुपोषण को टारगेटेड इंटरवेंशन के बजाय एक व्यापक मतलब होलिस्टिक स्ट्रेटजी के माध्यम से ही हम रोक सकते हैं। इसके बाद वाला जो आर्टिकल है दोस्तों, ये पार्टिकुलरली चर्चा करता है पब्लिक हेल्थ सेक्टर में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की समस्या और उसका क्या समाधान हो सकता है। आज के समय में देखा जाए, कोई भी बच्चा पढ़ाई कर रहा है, मैं कर रहा हूँ या आप कर रहे हैं, एक ही उद्देश्य रहता है, सरकारी नौकरी हासिल करना। लेकिन यदि हम सरकारी नौकरी मेडिकल फील्ड की बात कर लें तो आपको कब मिल पाएगी? जब आप MBBS
करें सरकारी कॉलेज से। यदि सरकारी कॉलेज में आपको MBBS में एडमिशन मिल गया तो समझ लीजिए आपकी नौकरी पक्की है। लेकिन देखा जाए तो पब्लिक हेल्थ सेक्टर में, सरकारी हॉस्पिटल में सरकार उतनी ज़्यादा वैकेंसी निकाल नहीं रही है। तो कैसे करके हमारे लिए जॉब के अवसर बढ़ेंगे, ये क्वेश्चन यहाँ पर खड़ा होता है। दूसरे नंबर की बात यह है, सरकार उतनी अच्छी सुविधाएं नहीं प्रोवाइड कर रही है, तो प्राइवेट हॉस्पिटल का जाल फैलते जा रहा है तेज़ी के साथ में। लोग सरकारी हॉस्पिटल में न जाके प्राइवेट हॉस्पिटल में अपना इलाज करा रहे हैं, इसलिए भी सरकार डीमोटिवेट होती है और वो सरकारी हॉस्पिटल की जो सुविधाएं हैं उनको और या तो कम कर देगी या तो सरकारी हॉस्पिटल को वो बंद कर देगी। इंट्रोडक्शन की यदि हम बात करें तो आज के समय में पब्लिक हेल्थ, जिसको सार्वजनिक स्वास्थ्य बोलते हैं, एक महत्वपूर्ण सेक्टर है। लेकिन इस सेक्टर में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ तेज़ी के साथ में घट रही हैं। इसका सबसे बड़ा रीज़न है सप्लाई और डिमांड के बीच असंतुलन है, मिसमैच हो जाना। मतलब सरकार को जितनी चाहिए उतने लोग या तो डॉक्टर नहीं बन पाए हैं, या फिर जितने लोग डॉक्टर बन जा रहे हैं उतनी उनको जगह नहीं मिल पा रही है। पब्लिक हेल्थ सेक्टर के लिए कई सारे जो छात्र हैं मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ जैसे कोर्स कर रहे हैं, लेकिन उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की संख्या बहुत लिमिटेड होते जा रही है। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर का वर्चस्व बढ़ते जा रहा है, जो पब्लिक हेल्थ स्पेशलिटीज़ की तुलना में हॉस्पिटल मैनेजमेंट और बिजनेस मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स को ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं। मतलब प्राइवेट हॉस्पिटल को क्या करना है, कैसे करके हमारे डॉक्टर हॉस्पिटल को मैनेज कर पाएंगे। बिजनेस मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स की उसको ज़्यादा ज़रूरत है। रुपए का लेन देन, बिजनेस कैसे करना है, हॉस्पिटल चलाना नहीं है, बिजनेस कैसे करना है, इन लोगों की उसको ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। WHO और USAID की हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। यूनाइटेड स्टेट ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से हटने का निर्णय लिया। यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट का स्केल कम करने का निर्णय लिया। इतना पैसा हम देते थे, अब नहीं हम देंगे। इसका असर कई सारे जो लो और मिडिल इनकम कंट्रीज़ हैं इनके ऊपर पड़ रहा है, क्योंकि ये देश अंतर्राष्ट्रीय फंडिंग पर निर्भर थे। हालांकि भारत पर ज़्यादा असर पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ अंतर्राष्ट्रीय सहायता कुल हेल्थ पर स्पेंडिंग का केवल 1% है। लेकिन इस डिसीजन का असर पब्लिक हेल्थ डेवलपमेंट सेक्टर पर ज़रूर पड़ने वाला है, जिससे पब्लिक हेल्थ जॉब्स और भी ज़्यादा लिमिटेड हो जाएंगी। सबसे पहले तो हम समझते हैं कि ये जो सरकारी अस्पताल खोले जा रहे हैं और सरकार जो इलाज कर रही है, ये हमारे लिए इतने ज़्यादा महत्वपूर्ण क्यों है। भारत का संविधान आर्टिकल 47 कहता है सरकार को पब्लिक हेल्थ को इम्प्रूवमेंट कराने की ज़रूरत है, ये उसकी जिम्मेदारी है। पब्लिक हेल्थ एक ऐसा सेक्टर है जिसमें विशेष ज्ञान और कौशल की ज़रूरत होती है, ताकि लोगों की हेल्थ की ज़रूरत को सही से संबोधित किया जा सके। कोविड-19 महामारी ने ये दिखाया था कि भारत में एक मजबूत पब्लिक हेल्थ वर्कफोर्स की ज़रूरत है। ये न केवल सरकारी सिस्टम के लिए बल्कि NGO, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस और रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी ज़रूरी है। अब हम बात कर लेते हैं सरकारी क्षेत्र में नौकरी चाहिए आपको मेडिकल के फील्ड में, तो इसके लिए आपके पास कितने अवसर अवेलेबल हैं। देखिए, पब्लिक हेल्थ एजुकेशन की जो जड़ें हैं ब्रिटिश शासनकाल से जुड़ी हुई हैं, लेकिन भारत में इसकी लोकप्रियता हाल के साल में तेज़ होते जा रही है। पहले पब्लिक हेल्थ सेक्टर केवल मेडिकल एजुकेशन का हिस्सा हुआ करता था। 1932 में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हाइजीन एंड पब्लिक हेल्थ की स्थापना हुई कलकत्ता में। फिर मेडिकल कॉलेज में प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन, बाद में कम्युनिटी मेडिसिन इसका नाम दिया गया था, को पब्लिक हेल्थ पढ़ाने के लिए शामिल किया गया। इसके बाद सन 2000 तक भारत में केवल एक ही संस्था MPH की डिग्री देती थी, लेकिन अब 100 से ज़्यादा इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं जो ये कोर्स करा रहे हैं। सन 2005 में नेशनल रूरल हेल्थ मिशन आया था। इसके बाद पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल की डिमांड तेज़ी के साथ में बढ़ी है। सोशल साइंस फैकल्टीज़, कम्युनिटी मेडिकल डिपार्टमेंट और कई सारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, इन्होंने MPH कोर्स शुरू कराना चालू कर दिया है। प्रॉब्लम की हम बात करते हैं, मतलब जॉब मार्केट में संतुलन का नहीं होना। गवर्नमेंट की भर्ती कुछ समय के बाद स्थिर हो गई, लेकिन MPH करने वालों की संख्या तो बढ़ती ही जा रही है। अब
जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम हैं तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। एंट्री लेवल जॉब जैसे कि रिसर्च असिस्टेंट या प्रोग्राम असिस्टेंट के लिए हज़ारों आवेदन आ रहे हैं, लेकिन गिने चुने मुट्ठी भर लोगों को आप सिलेक्शन दे रहे हैं। सरकारी मेडिकल सेक्टर में नौकरी की कमी और प्राइवेट सेक्टर की प्राथमिकता हमें ज़्यादा देखने को यहाँ मिल रही है। पब्लिक हेल्थ सेक्टर में जॉब कम है, प्राइवेट सेक्टर पर अब लोगों को निर्भर होना पड़ रहा है। प्राइवेट हॉस्पिटल और हेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज पब्लिक हेल्थ स्पेशलिटीज़ की तुलना में हॉस्पिटल मैनेजमेंट और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन प्रोफेशनल्स की ज़्यादा डिमांड करती हैं। उनको उससे कोई मतलब नहीं है, उनको मतलब रहता है कि हमारा जो धंधा पानी है वो कैसे करके बेटर चलेगा। इंटरनेशनल फंडिंग में कमी भी एक रीज़न माना जा रहा है। फॉरेन ग्रांट्स से चलने वाली रिसर्च और डेवलपमेंट सेक्टर में जॉब्स पहले से ही लिमिटेड थी। USAID और WHO के फैसलों के कारण इंडिया अब इंटरनेशनल फंडिंग के लिए प्राथमिकता में नहीं रह गया। 6वें नंबर पे हम बात करते हैं पब्लिक हेल्थ एजुकेशन की गुणवत्ता को लेकर के क्या क्या समस्याएं हैं। इंस्टीट्यूशंस की संख्या बढ़ने से एडमिशन स्टैंडर्ड में गिरावट आई है। फैकल्टी को पर्याप्त ट्रेनिंग और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं होता है। कोर्स करिकुलम में समानता नहीं है, जिससे स्टूडेंट को वास्तविक चुनौतियों के लिए ठीक से तैयार नहीं किया जाता है। अब हम समस्याओं के समाधान के ऊपर चर्चा करते हैं। पब्लिक हेल्थ जॉब्स का निर्माण कैसे करके होगा। पहले नंबर, सरकारी लेवल पर पब्लिक हेल्थ जॉब्स बढ़ाना है। स्टेट और नेशनल हेल्थ सिस्टम में स्टेट गवर्नमेंट में एक डेडिकेटेड पब्लिक हेल्थ कैडर बनाने की ज़रूरत है ताकि रोजगार के अवसर बढ़ सकें। फिर डेवलप्ड कंट्रीज़ में सरकार ही पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल की सबसे बड़ी एम्प्लॉयर होती है। भारत भी यही करेगा। अब चर्चा करते हैं पब्लिक हेल्थ एजुकेशन को रेगुलेट कैसे करके आप करेंगे। देखिए, MPH जो लोग भी कर रहे हैं ये पढ़ाई को एक डेडिकेटेड रेगुलेटरी बॉडी के माध्यम से या नेशनल मेडिकल कमीशन के माध्यम से और यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा मान्यता दी जाना चाहिए। इसके बाद क्या चीज़ पढ़ाएं, कोर्स करिकुलम या फिर पाठ्यक्रम की यदि हम बात करें तो इसमें स्टैंडर्ड बना के चलने की ज़रूरत है। मिनिमम ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट की भी ज़रूरत है। इंस्टीट्यूशंस को प्रैक्टिकल लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ से जोड़ना होगा ताकि स्टूडेंट को फील्ड एक्सपीरियंस मिल सके। तीसरे नंबर में नए पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूशंस की स्थापना करना। कुछ राज्य जैसे असम, बिहार, झारखंड और हिल राज्यों में पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूशन की संख्या बहुत कम है, तो हर राज्य में पर्याप्त संख्या में एम्स होना चाहिए, सरकारी हॉस्पिटल होना चाहिए अच्छे बड़े बड़े। रिसर्च और हेल्थ डेवलपमेंट में ज़्यादा हमें इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है। नेशनल हेल्थ रिसर्च और डेवलपमेंट सेक्टर को मजबूत करने के लिए अधिक सरकारी फंडिंग की ज़रूरत है। इससे न केवल हेल्थ पॉलिसीज़ बनाई जा सकेंगी बल्कि MPH ग्रेजुएट्स को रिसर्च में भी जॉब मिलेंगी। वे फॉरवर्ड में निष्कर्ष में हम बोल सकते हैं कि भारत में सरकारी मेडिकल का क्षेत्र तेज़ी से बढ़ रहा है, लेकिन जॉब की अपॉर्चुनिटी घट रही है। गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों को इसमें सुधार करने की ज़रूरत है। सरकार को नई जॉब क्रिएट करना है, पब्लिक हेल्थ एजुकेशन को बेटर तरीके से रेगुलेट करना है। इंटरनेशनल फंडिंग की निर्भरता आप घटा दीजिए। नेशनल रिसर्च और हेल्थ डेवलपमेंट में हमें निवेश बढ़ाना पड़ेगा। तो आप कह सकते हैं कि हमें स्ट्रॉन्ग और व्यापक पब्लिक हेल्थ सिस्टम की ज़रूरत है। यही भारत के हेल्थ सेक्टर को और भी आगे लेकर के जाएगा। न्यूज़ वाले सेक्शन की तरफ यदि हम जाएं तो दोस्तों ये आर्टिकल अमेरिका और ईरान के रिलेशन को बताता है। पार्टिकुलरली अमेरिका और जो हूदी विद्रोही हैं उनके बीच क्या रिलेशन चल रहा है, क्या न्यूज़ चल रही है, उसके ऊपर यह आर्टिकल बेस्ड है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल के दौरान यमन के हूती विद्रोहियों पर किए गए हवाई हमले में 31 लोगों की डेथ हो गई है, जिसमें कई महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। इन हमलों के बाद ट्रंप ने ईरान समर्थित इस समूह को चेतावनी दिया है कि अगर उसने शिपिंग पर हमले जारी रखे, जैसे मान के चल लीजिए भूमध्य सागर वाला एरिया है, वहाँ से जहाज़ जा रहे हैं, तो ये लोग क्या काम करते हैं, लुटेरे लोग, हूती विद्रोही लोग जहाज़ को लूट लेते हैं या फिर उसके ऊपर हमला करते हैं। हूती विद्रोहियों का जवाबी हमला
इन हवाई हमलों के कुछ ही घंटों के बाद हूती विद्रोहियों ने अमेरिकी युद्धपोत USS हैरी ट्रूमैन और उसके साथ मौजूद जो अन्य 18 जहाज़ हैं इसके ऊपर मिसाइल और एक ड्रोन से हमला किया था। हालांकि अमेरिका ने इस हमले पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। ईरान ने क्या बोला? ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने इन हमलों की निंदा करते हुए कहा है कि अमेरिका को यह अधिकार नहीं है कि वो तेहरान की विदेश नीति तय करेगा। खुद जो हूदी विद्रोही हैं उनका दावा है महिलाएं और बच्चे मारे गए हैं। हूदी स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता अनीस अल असबाही ने बोला है, हमले में सना, सादा, अलबैदा और रदा जैसे इलाके में हमले ज़्यादा हुए हैं। कुछ 31 लोगों की मौत हुई है और 101 लोग घायल हुए हैं। ज़्यादातर जो पीड़ित है वो महिलाएं और बच्चे। अमेरिका ने ईरान को भी धमकाया है। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार माइकल वाल्ट्ज ने कहा है, हमने कई हूदी नेताओं को मार गिराया है। हम न केवल हूदियों को बल्कि उनके समर्थक ईरान को भी जिम्मेदार ठहराएंगे। उनने क्या बोला? जब तक हूदी हमले नहीं बंद करेंगे तब तक अमेरिका लगातार मिसाइल हमला करते रहेगा। ट्रंप ने तो कड़ी चेतावनी दिया है कि घातक बल का हम और भी ज़्यादा उपयोग करने वाले हैं। तो ये तो कहना चाहिए ट्रायल दिखा ही दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने। जैसे कि पिछले कार्यकाल के दौरान जब भी कोई नया राष्ट्रपति यहाँ आता है तो थोड़ा बहुत अपने हथियार गोला बारूद का वो इस्तेमाल ज़रूर करता है, क्योंकि खुजली जो मच जाती है कि ये रखे रखे जंग लग रही है, इनमें हम कहाँ इस्तेमाल करेंगे। बस हूदी हमलों को ख़त्म करने के लिए ज़बरदस्त घातक बल का उपयोग करेंगे, ऐसा अमेरिका ने बोला है। अगर ईरान ने ऐसा नहीं किया, मतलब ईरान को हूदी आतंकवादियों के समर्थन को तुरंत बंद करना पड़ेगा। यदि ईरान ऐसा नहीं करेगा तो उसे पूरी तरह जिम्मेदार ठहराया जाएगा, ऐसा अमेरिका ने बोला है। कुल मिलाकर के ईरान के ऊपर वो प्रेशर डालना चाहता है और चीन के साथ दोस्ती, रशिया के साथ दोस्ती को शायद वो कमज़ोर करने की कोशिश कर रहा है इसके माध्यम से। ईरान की तरफ से बोला जा रहा है कि ईरान लड़ाई नहीं करेगा, लेकिन यदि उसको धमकी दी गई तो वो उपयुक्त और निर्णायक जवाब जरूर देगा। ठीक है। उन्होंने बोला है कि ईरान हूदी हमलों में सीधे तौर पर शामिल नहीं है और हूदियों ने बोला है कि अब आप बच के रहिए, अब हम लोग पूरी तैयारी के साथ आए हैं, अब बचने वाले नहीं हो, ऐसा बोला गया है। हूदी विद्रोहियों की यदि हम बात करें तो यमन में ये लोग पिछले 10 साल से कंट्रोल करके रह रहे हैं और वे ईरान समर्थित रेजिस्टेंस एक्सिस का हिस्सा है जो अमेरिका और इजराइल का विरोध करता है। हूदियों के हमले से वर्ल्ड लेवल पर देखा जाए जहाज़ों के कारोबार में, माल की आवाजाही में बहुत बुरा असर पड़ता है। हूदी विद्रोह अब तक कैसे हुए हैं? 174 बार अमेरिकी युद्धपोतों पर इन्होंने हमला किया है। 145 बार जो कहना चाहिए वाणिज्यिक जहाज़ होते हैं, कमर्शियल जहाज़ रहते हैं, उनके ऊपर इन्होंने हमला किया है। इससे जो शिपिंग रूट है वो प्रभावित होता है और कंपनियों को लंबा रास्ता लेना पड़ता है, जिससे चीज़ें और भी ज़्यादा महंगी हो जाती हैं। इसके अलावा जो फ़िलिस्तीनी संगठन हमास है उसने भी अमेरिका के हमलों की निंदा करी है और बोला ही अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है और यमन की संप्रभुता पर हमला है। अगली न्यूज़ जो यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, ये एक अभ्यारण्य, भारत का एकमात्र गिद्ध अभ्यारण्य रामदेवरा बेट्टा से रिलेटेड है। इसके बारे में थोड़ी सी बेसिक जानकारी देखेंगे। देखिए, भारत में वल्चर्स की घटती संख्या को देखते हुए कर्नाटक के रामदेवरा बेट्टा गिद्ध अभ्यारण्य को देश का पहला और एकमात्र गिद्ध अभ्यारण्य घोषित किया गया है। ये अभ्यारण्य रामनगर ज़िले में लोकेटेड है और गिद्धों के कंजर्वेशन के लिए विशेष रूप से हमने इसको स्थापित करे हैं। रामदेवरा बेट्टा वल्चर अभ्यारण्य की यदि हम बात करें, सेंचुरी की बात करें, तो देखिए ये लोकेटेड है रामनगर कर्नाटका में, मतलब बंगलुरु से लगभग 60 किलोमीटर दूर। इसको स्थापित किया गया था सन 2012 में। इसका टोटल एरिया है 346 हेक्टेयर का। यहाँ पर कौन कौन सी प्रजाति के गिद्ध मिलते हैं तो भारतीय लंबी चोंच वाला गिद्ध है और वाइट रम्पेड वल्चर है।
मुख्य आकर्षक की यदि हम बात करें, गिद्धों के अलावा ये क्षेत्र बायोडायवर्सिटी से भरपूर है और विभिन्न प्रकार के पक्षियों और जंगली जानवरों का ये निवास स्थान माना जाता है। गिद्धों की संख्या आज के टाइम में तेज़ी के साथ में घटती जा रही है। इसका रीज़न क्या है? देखिए, भारत में गिद्धों की आबादी में हमें भारी गिरावट देखने को मिला है, पार्टिकुलरली 1990 के डिकेड की यदि हम चर्चा करें, जिसका रीज़न था डाइक्लोफेनाक दवा का यूज़ करना। मतलब इस दवा का इस्तेमाल कर रहे हैं आप पशुओं को देने के लिए। अब जब पशु ख़त्म हो जा रहा है तो इस दवा का असर उस पशु की बॉडी में है। गिद्ध जब उस पशु को खा रहा है तो उसकी डेथ हो जा रही है, क्योंकि ये गिद्ध के लिए एकदम जहरीली दवा हो जाती है। इनके किडनी फेल हो जाते थे। दूसरा नंबर की बात है शिकार और शहरीकरण। इनका भी तेज़ी के साथ में शिकार किया जा रहा है, जंगलों की कटाई करी जा रही है, विकास के काम किए जा रहे हैं, जिससे गिद्धों का प्राकृतिक आवास ख़त्म हो रहा है। भोजन की कमी भी एक रीज़न है। जैसे कि पहले गाय बैल मरते थे तो उनको खेत में खुले में छोड़ देते थे। हालांकि ये चीज़ अभी भी होती है, लेकिन पशुओं की संख्या शायद कम हो गई है। क्योंकि मैं यदि अपने खुद के गांव के बारे में बात करूं तो हमारे घर में खुद पहले कम से भी कम एक जोड़ी बैल, गाय 2-3 ठो और यहाँ तक कि भैंसें भी पाली जाती थी। जब इनकी डेथ होती थी तो इनको खेत के किनारे ले जाकर के गांव के बाहर पूरा एक अलग से ही उनका शमशान घाट ही समझ लीजिए कि वहाँ पर जानवरों को ही डाला जाएगा मरे हुए। तो इन जगहों में साफ़ सफाई का काम करते थे गिद्ध, उनको खाना मिल जाता था, सड़े हुए मांस को ये अपना भोजन बनाते हैं। लेकिन जब इनके लिए खाना ही नहीं मिल रहा है तो जाहिर सी बात है ये उस जगह को छोड़ देंगे, जहाँ खाना मिलेगा उस तरफ ये जाएंगे। प्रजनन दर का कम होना। गिद्ध बहुत धीमी गति से प्रजनन करते हैं, जिससे उनकी आबादी पुनः बढ़ पाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। रामदेवरा बेट्टा का जो संरक्षण का प्रयास किया गया है, इसके बारे में यदि हम चर्चा करें तो डाइक्लोफेनाक पर प्रतिबंध लगाया गया है और इसकी जगह में मेलोक्सिकैम नामक सुरक्षित दवा को बढ़ावा दिया जा रहा है। गिद्धों के लिए सुरक्षित और अनुकूल एनवायरनमेंट तैयार किया जा रहा है। जागरूकता के अभियान चलाए जा रहे हैं ताकि जो लोकल कम्युनिटीज़ के लोग हैं वो गिद्धों के महत्व के बारे में समझें, उनको मार के भगाए ना या तो उनको मार के खाए ना। इसके अलावा सरकार और जो वन्यजीव संगठन हैं, इन्होंने गिद्धों के पुनरुत्पादन और बचाव के कार्यक्रम भी चालू करे हैं। अगली वाली जो न्यूज़ यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे दोस्तों, वो भारत के मैंग्रोव फॉरेस्ट से रिलेटेड है। अभी हाल फिलहाल में देखा जाए तमिलनाडु के मैंग्रोव वन न्यूज़ में रहे हैं, उसको यहाँ पर हम अध्ययन करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम मैंग्रोव फॉरेस्ट के बारे में थोड़ी सी बेसिक जानकारी देख लेते हैं। मैंग्रोव वन पर्यावरण, आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, विशेष रूप से भारत जैसे तटीय देशों के लिए। और यूपीएससी परीक्षा में ये चैप्टर आता है हमारा पर्यावरण और पारिस्थितिकी, मतलब इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, जियोग्राफी, जनरल स्टडीज़, जीएस पेपर 3 में ये शामिल है। सबसे पहले तो हम समझते हैं कि मैंग्रोव आखिर होते क्या हैं। मैंग्रोव विशेष प्रकार के पेड़ होते हैं जो कि सैलाइन और फ्रेश वाटर के मिश्रण वाले दलदली क्षेत्रों में उगते हैं। इनकी जड़ें उल्टी नीचे न जाकर के ऊपर आती हैं कांटों के जैसे, ताकि ये सांस ले सकें। ये पौधे ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरिया में ज़्यादा पाए जाते हैं। ज़्यादातर ऐसा एरिया जहाँ पर समुद्री ज्वार आ रहा है, टाइडल वेव आ रही हैं एंड साल्ट टॉलरेंट होना इनकी ख़ास बात है। मतलब खारे पानी में भी ऐसा नहीं है कि ये जी नहीं पाएंगे। इनकी जड़ें समुद्र में फैली होती हैं, जिससे ये मिट्टी के कटाव को रोकते हैं एंड जलवायु परिवर्तन के खिलाफ प्राकृतिक कार्बन सिंक की तरह ये काम करते हैं। मतलब कार्बन को स्टोर करके रखने का ये काम करते हैं। भारत में मैंग्रोव वन क्षेत्र की बात करें तो भारत में मैंग्रोव वन क्षेत्र लगभग 4,975 वर्ग किलोमीटर है। मतलब 1% एरिया भी नहीं है ये टोटल वन क्षेत्र का। हमारे देश में अलग अलग मैंग्रोव वन क्षेत्र हैं, जैसे कि पश्चिम बंगाल, यहाँ पर जगह है सुंदरबन, भारत का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है। गुजरात में है कच्छ और जामनगर क्षेत्र। अंडमान और निकोबार में है ग्रेट निकोबार और लिटिल अंडमान।
तमिलनाडु में पिचवरम और मुथुपेट, उड़ीसा में है भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, महाराष्ट्र में है मुंबई और रत्नागिरी, और केरल में है कोटपुरम और मुचपिल्लिंगड़। ठीक है, तो ये अब हम सीधे चलते हैं न्यूज़ की तरफ, न्यूज़ में देख लेते हैं। तमिलनाडु में जो मैंग्रोव फॉरेस्ट हैं इनका जो दायरा है वो डबल हो गया है। तमिलनाडु में मैंग्रोव वन पिछले कुछ सालों में आंकड़ा उठा करके देखेंगे तो डबल हो गया है। 2021 में ये 4,500 हेक्टेयर था, जो कि 2024 में बढ़कर के 9,000 हेक्टेयर हो गया है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि नए मैंग्रोव का हम वृक्षारोपण कर रहे हैं और जो मौजूदा जंगल हैं उनको काटने से रोक रहे हैं। अध्ययन रिपोर्ट और प्रमुख जिलों की बात करें तो देखिए, अन्ना यूनिवर्सिटी द्वारा जारी रिपोर्ट, सेंटर फॉर क्लाइमेट चेंज एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, रिपोर्ट का नाम है ब्लू कार्बन मॉनिटरिंग फॉर मैंग्रोव ऑफ तमिलनाडु। इसमें बोला जा रहा है थिरुवरूर ज़िले में सबसे बड़ा मैंग्रोव क्षेत्र आता है, जिसका एरिया 2142 हेक्टेयर है। इसमें 1470 हेक्टेयर पुराने मैंग्रोव और 672 हेक्टेयर नए वृक्षारोपण यहाँ पर करी गए हैं। तंजावुर की यदि हम बात करें तो यहाँ पर 2063 हेक्टेयर में मैंग्रोव लगा हुआ है, जिसमें से 854 हेक्टेयर वृक्षारोपण है और 1209 हेक्टेयर में मैंग्रोव फॉरेस्ट लगाए गए हैं। इसी प्रकार से कुड्डालोर और नागपट्टिनम की बात करें तो देखिए, कुड्डालोर में 1117 है और नागपट्टिनम में 1021 है। इसकी कुछ खास बातें इस प्रकार से रहती हैं कि मैंग्रोव वन कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन में हेल्प करता है, कार्बन को सोखने में मदद करते हैं। कोड्डालोर 249 टन, तिरुवल्लूर 145 टन, तंजावुर 77 टन, इन सब में हाई कार्बन भंडारण की क्षमता पाई गई है। दूसरी तरफ विल्लुपुरम 2.59 टन पर हेक्टेयर और तिरुवल्लूर 13.1 टन पर हेक्टेयर जैसे इलाकों में मैंग्रोव घनत्व कम होने के कारण ही कार्बन भंडारण भी हमारा कम हो जाता है।